नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है मित्रों। आज हम पढ़ेंगे दबाव समूह। पिछली हमने 3 वीडियो में राजनीतिक दल पर चर्चा की थी। आज हम दबाव समूह पर चर्चा करेंगे और दबाव समूह के बारे में आप बेसिक सभी जानते हैं कि सिंपल है कि दबाव समूह जो हैं गैर सरकारी संगठन होते हैं। जनरली सामान्यतः अमेरिका से लेकर भारत तक सभी देशों में दबाव समूह का विशेष प्रभाव रहता है, लेकिन अमेरिका को तो दबाव समूह का घर भी कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में दबाव समूह विशेष रूप से प्रभावी हैं। तो कहते भी हैं जहाँ संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दल प्रभावी होते हैं, वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दबाव समूह अधिक प्रभावी होते हैं। तो मित्रों आइए पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से धीरे धीरे दबाव समूह के बारे में कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। पहला तो ये है कि दबाव समूह जो है वो परंपरागत दृष्टिकोण से नहीं अपितु व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। तो दबाव समूह किससे संबंधित हैं? व्यवहारवाद और प्रत्यक्षवाद का मूल विषय है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दबाव समूह होते हैं जनरली अनौपचारिक संगठन होते हैं। तो इसलिए ये किससे संबंधित हैं कि व्यवहारवाद से, प्रत्यक्षवाद से, अनुभववाद से संबंधित हैं, यानी कि युवाओं के दृष्टिकोण से संबंधित हैं। ये बात पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मित्रों दबाव समूह की परिभाषा क्या देते हैं? कहते हैं दबाव समूह ऐसे अनौपचारिक संगठन हैं जिसके सदस्यों के सामान्य हित होते हैं। जब ऐसा कोई व्यक्तियों का, अनेक व्यक्तियों का समूह जब सिंपली कार्य करता है अपने हितों की रक्षा वृद्धि के लिए तो हित समूह कहलाता है, लेकिन जैसे ही वो राजनीति को प्रभावित करता है तो वो दबाव समूह कहलाता है। तो क्या कहते हैं दबाव समूह के बारे में? अनेक यानी कि 2 या 2 से अधिक। यानी कि दबाव समूह क्या है? ऐसे अनौपचारिक संगठन हैं कि जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जिनके हित जो होते हैं अपने हितों की रक्षा या वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। जब ये सामान्यतः कार्य करते हैं तो हित समूह कहलाते हैं। जब इस प्रकार का संगठन राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है अपने हितों की वृद्धि के लिए तो दबाव समूह कहलाता है। तो कहते हैं कि दबाव हित समूह या दबाव समूह क्या है? तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ये ऐसा अनौपचारिक संगठन है जिसके सदस्य अपने हितों की वृद्धि या रक्षा के लिए कार्य करते हैं। जब वो सामान्यतः कार्य करते हैं तो वो हित समूह कहलाता है, लेकिन जब ये हित समूह राजनीति को प्रभावित करता है तो दबाव समूह कहलाता है। वास्तव में हित समूह और दबाव समूह में जो अंतर है स्पष्ट रूप से वो अरलदाम करते हैं। अरलदाम महोदय कहते हैं कि जो हित समूह होते हैं वो वीर राजनीतिकृत होते हैं, उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन जैसे हित समूह राजनीति को प्रभावित करेगा तो वो राजनीतिकृत हो जाता है। इस प्रकार दबाव समूह राजनीतिकृत होते हैं। पहले ये बेसिक बातें मैं पीपीटी के माध्यम से मित्रों आपको समझा देता हूँ ताकि आपको तनाव ना हो कि दबाव समूह अनौपचारिक संगठन होते हैं। कैसे संगठन है? अनौपचारिक संगठन, गैर सरकारी संगठन है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने हितों की रक्षा वृद्धि के लिए सामान्यतः कार्य करते हैं तो हित समूह कहलाते हैं, परंतु जैसे ही हित समूह राजनीति को प्रभावित करते हैं तो दबाव समूह कहलाते हैं। अरलदाम के शब्दों में हित समूह विराजनीतिकृत है। कैसा है? विराजनीतिकृत, यानी कि वो राजनीति से संबंध नहीं रखता, सामान्यतः कार्य करता है। लेकिन जबकि दबाव समूह क्या होता है? राजनीतिकृत होता है, यानी कि वो राजनीति को प्रभावित करता है। तो ये अरलदाम के शब्द भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी अनेक बार आ जाता है। तो ये व्यवहारवादी क्रांति से संबंधित है, व्यवहारवाद से दबाव समूह का विषय सम्मिलित है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी बातें बेसिक बातें हैं जो आपकी नींव को आगे मजबूत करेंगे। अब आगे हम चलते हैं कि बेसिकली दबाव समूह की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो वो भी मित्रों बहुत ईजी विशेषताएं। पहला तो ये अनौपचारिक संगठन है, ये ध्यान रखना है। फिर इनके जो सदस्य रहते हैं उनके हित समान होते हैं। फिर ये सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, बस अपने हितों की रक्षा वृद्धि के लिए। फिर इनकी प्रकृति सर्वव्यापक होती है, यानी कि राजतंत्र, निरंकुश तंत्र में भी दबाव समूह पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, ये ध्यान रखना कि सिंपल राजनीतिक दल तो कहते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पाए जाते हैं, लेकिन दबाव समूह सभी प्रकार की शासन प्रणाली में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है।
फिर दबाव समूह डायरेक्ट राजनीति में नहीं भाग लेते, राजनीति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। दबाव समूह संवैधानिक साधनों के साथ-साथ गैर संवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। जैसे सिंपल ध्यान रखना है, दबाव समूह राजनीति को क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित। फिर एक बात और इम्पोर्टेंट है मित्रों, जो आपको 5 नंबर पर दिखाई दे रही है, इनकी सदस्यता सापेक्ष होती है, यानी कि एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। राजनीतिक दल में तो केवल एक ही दल का सदस्य हो सकता है, लेकिन दबाव समूह के मामले में वो अनेक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। तो इसलिए कहते हैं दबाव समूह की सदस्यता सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं। निरपेक्ष तो राजनीतिक दल की होती है, जहां वो केवल एक ही दल से जुड़ सकता है, लेकिन दबाव समूह सदस्यता क्या होती है? सापेक्ष। इसका मतलब क्या है सापेक्ष सदस्यता का? एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। फिर दबाव समूह राजनीति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये संवैधानिक साधनों के साथ साथ असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। तो विशेषताएं हमने देखी, पहला तो ये कि दबाव समूह अनौपचारिक संगठन है, इसके सदस्यों के हित क्या होते हैं? समान होते हैं। फिर बेसिकली मैंने बताया कि आपको कि दबाव समूह की जो प्रकृति है वो सर्वव्यापक होती है। क्या होती है? सर्वव्यापक। तो बेसिकली ये सीमित उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। इनकी सदस्यता सापेक्ष होती है, यानी कि एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। ये दबाव समूह राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, यानी कि स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि राजनीति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आरएसएस है, तो बेसिकली दबाव समूह का ही कार्य करता है, स्वयं राजनीति में भाग नहीं लेता, लेकिन राजनीति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। फिर ये संवैधानिक साधनों के साथ साथ असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो दबाव समूह बहुत सारी तकनीकों को भी अपनाते हैं, जैसे लॉबिंग है। लॉबिंग का मतलब है विधायिका के सदस्यों पर दबाव डालकर अपने अनुकूल नीतियां बनाना। प्रचार है, धरना प्रदर्शन है, जन याचिका लगाना, न्यायपालिका में जाके शरण लेना, फिर कई सकारात्मक कार्य करना। इस प्रकार से वो अनेक प्रकार से राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो उनकी तकनीकें भी हैं, वो लॉबिंग भी ध्यान रखना है, साथ में आपको प्रचार भी ध्यान रखना है, साथ में बेसिकली सभाएं करना भी ध्यान रखना है, फिर साथ में आपको न्यायपालिका की शरण भी ध्यान रखना है, प्रचार और धरना प्रदर्शन भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के साधन प्रयोग भी करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन मैं आपको आगे और अधिक रूप से इनकी तकनीक पर भी चर्चा करेंगे, लॉबिंग तकनीक पर भी। तो ये सारी बातें, लेकिन बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। इसके बाद मित्रों जो हमारा क्वेश्चन है दबाव समूह और शासन प्रणाली है। दबाव समूह और शासन प्रणाली में देखें तो दबाव समूह सबसे कम जो प्रभावी रहते हैं राजतंत्र में रहते हैं, लेकिन उससे अधिक प्रभावी निरंकुश तंत्र में रहते हैं, उस निरंकुश तंत्र से भी अधिक प्रभावी कुलीन तंत्र में रहते हैं, उससे भी अधिक प्रभावी वर्ग तंत्र में रहते हैं, वर्ग तंत्र से भी अधिक प्रभावी संवैधानिक तंत्र में रहते हैं, और सबसे अधिक प्रभावी लोकतंत्र में रहते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। वास्तव में हम अरस्तु का जो संविधानों का वर्गीकरण है, जो उन्होंने चक्र बताए थे, उस चक्र से देखें तो एकदम स्पष्ट हो जाता है, वो बढ़ते क्रम में ही है। अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण ऐसे किया था और बताया था कि इनमें चक्रीय परिवर्तन पाया जाता है। सबसे पहले उसने राजतंत्र की चर्चा की, फिर निरंकुश तंत्र, फिर कुलीन तंत्र, फिर वर्ग तंत्र, फिर संवैधानिक तंत्र, फिर लोकतंत्र, फिर राजतंत्र। इस प्रकार से देखें सबसे कम प्रभावी कहां पर है? राजतंत्र में। सबसे अधिक प्रभावी कहां है? लोकतंत्र में। तो दबाव समूह सबसे अधिक प्रभावी लोकतंत्र में रहते हैं और सबसे कम प्रभावी राजतंत्र में रहते हैं। तो ये मित्रों ध्यान रखना है। एक बार क्या किया कि एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, ना लोकतंत्र डाला ना संवैधानिक तंत्र, पहले 4 ऑप्शन डाल दिए, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र, और पूछा इनमें से दबाव समूह कहाँ प्रभावी सबसे अधिक है? तो नो डाउट मित्रों वर्ग तंत्र में है। भाई राजतंत्र से अधिक प्रभावी दबाव समूह किस में रहते हैं? निरंकुश तंत्र में। और निरंकुश तंत्र से अधिक प्रभावी कुलीन तंत्र में, और कुलीन तंत्र से अधिक प्रभावी वर्ग तंत्र में रहते हैं। तो इसका आंसर वर्ग तंत्र हो जाएगा। इसमें तनाव लेने की क्या आवश्यकता है? लेकिन हम लोग तनाव ले लेते हैं तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो मित्रों इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है, सबसे अधिक प्रभावी लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र में भी 2 प्रकार की शासन प्रणालियां मिलती हैं, उसमें भी किसमें ज्यादा प्रभावी रहते हैं वो भी हम देखते हैं। लोकतंत्र में भी 2 प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक।
मित्रों, हम जानते हैं संसदीय में तो क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका अंतर संबंधित रहती हैं। कार्यपालिका और विधायिका क्या रहती हैं, अंतर संबंधित रहती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर तो विधायिका और कार्यपालिका अंतर संबंधित हैं। विधायिका और कार्यपालिका अंतर संबंधित हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये विधायिका है और इसी के कहीं ना कहीं सदस्य क्या रहते हैं, कार्यपालिका के रहते हैं। ये पूरी विधायिका है, जुड़ी रहती है विधायिका कार्यपालिका। तो बेसिकली यहाँ पर तो क्या है कि वास्तव में जो कार्यपालिका है विधायिका का हिस्सा रहती है, इसलिए क्या है विधायिका पर जो प्रभाव रहता है वो कार्यपालिका का रहता है, दोनों जुड़ी रहती हैं। तो इसलिए आसानी से लॉबिंग करना संभव नहीं होता। यानी कि जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो देखें संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है यानी कि मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री है, तो उसका विधायिका पर भी नियंत्रण रहता है, बहुमत रहता है। इसलिए बेसिकली अगर हम कहें कि सिंपल केंद्र सरकार के विरुद्ध या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई बात इन विधायिका के सदस्यों से रखना चाहें तो ये नहीं रखेंगे। और यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में वो दल के बंधन में बंधे भी रहते हैं संसद के सदस्य, इसलिए वो अवहेलना भी नहीं करते हैं। उन पर कहीं ना कहीं पूरा संसदीय सचिव का नियंत्रण रहता है, तो व्हिप भी जारी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर लॉबिंग करना आसान नहीं रहता है। इसलिए दबाव समूह यहाँ पर भली भांति रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो कार्यपालिका के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते विधायिका में। किसके विरुद्ध, कार्यपालिका के। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में स्वतंत्रता रहती है। क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या पाया जाता है, शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या है कि मॉन्टेस्क्यू ने अवधारणा दी थी। आप जानते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने बेसिकली स्पिरिट ऑफ लॉज किताब लिखी थी, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक भी है। उन्होंने कहा इसका तात्पर्य है कि सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र होने चाहिए। तो वास्तव में यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र होते हैं, तो एक दूसरे पर नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नियंत्रण ऐसे नहीं होता। इसलिए यहाँ कार्यपालिका के विरुद्ध भी विधायिका में कार्य किया जा सकता है। किसके विरुद्ध, कार्यपालिका के विरुद्ध। तो दबाव समूह को अपना कार्य अगर वो वास्तव में कार्यपालिका से कराना है तो विधायिका पर दबाव डालते हैं, इनके सदस्यों पर दबाव डालते हैं और कहते हैं कि आप कार्यपालिका के कार्यों को रोको। तो बेसिकली लॉबिंग की जो तकनीक है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। कहाँ पर, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। यानी कि वो राष्ट्रपति के विरुद्ध भी बोलें कि विधायिका के सदस्यों को कार्य करने के लिए कहें तो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र हैं। आवश्यक नहीं है कि वास्तव में, पहली बात तो वहाँ दल पर नियंत्रण ही नहीं रहता अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। दल पर सदस्यों पर व्हिप जारी करने का आदेश नहीं रहता जैसे यहाँ पर रहता है। यहाँ पर तो कोई भी संसद सदस्य अगर दल के विपरीत कार्य करता है तो उसके विरुद्ध व्हिप जारी कर सकते हैं और साथ में दल बदल का नियम लागू कर कर उसके हटा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं रहता, यहाँ स्वतंत्र रहते हैं संसद के सदस्य, तो वो लॉबिंग कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं दबाव समूह, विधायिका के सदस्यों पर दबाव डालते हैं कि वो कार्यपालिका के ऊपर दबाव डालें ताकि उनके कार्य संपन्न हो जाए। तो लॉबिंग की जो तकनीक है, दबाव समूह जो अपनाते हैं, मेन तकनीक उनकी लॉबिंग है, वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अधिक प्रभावी होती है। इसलिए कहते हैं कि दबाव समूह संसदीय शासन प्रणाली की तुलना में अध्यक्षात्मक में अधिक प्रभावी रहते हैं। किसमें अधिक प्रभावी रहते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो मित्रों ये तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों रहते हैं। क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या पाया जाता है, शक्ति पृथक्करण, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र रहते हैं। इसलिए विधायिका में दबाव समूह लॉबिंग करके कार्यपालिका के विरुद्ध भी कहीं ना कहीं प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दबाव समूह अधिक प्रभावी रहते हैं। इसलिए अमेरिका को दबाव समूह का घर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिका के विद्वान थे, बहुत बड़े राजनीति विद्वान थे, टी रामविद, वो कहते भी हैं कि अमेरिका में दबाव समूह अधिक प्रभावी हैं। अगर 3 अमेरिकियों को 1 घंटे तक कमरे में बंद कर दिया जाए तो एक दबाव समूह तैयार हो जाता है।
तो अब मित्रों इस बात को हम पीपीटी के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए मित्रों देखते हैं इसमें कि लोकतंत्र में भी दो प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय की तुलना में अध्यक्षात्मक में दबाव समूह अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि अध्यक्षात्मक में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पूर्णतः पालन किया जाता है। इसलिए अमेरिका को दबाव समूह का घर कहते हैं। टी रामवित के शब्दों में, यदि 3 अमेरिकियों को 1 घंटे तक एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो एक दबाव समूह बन जाता है। तो ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। अब इसके बाद जो मित्रों है कि विभिन्न विद्वान दबाव समूह को क्या परिभाषित करते हैं, ये परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको इतना बार बार देखना है कि ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इस परिभाषा में अनेकों बार क्वेश्चन आया है मित्रों। जैसे फाइनर क्या है, दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य, तृतीय सदन या गुमनाम साम्राज्य कहते हैं। कौन कहते हैं? फाइनर। बेसिकली क्या कहते हैं? अज्ञात साम्राज्य, तृतीय सदन, गुमनाम साम्राज्य। साथ में सुम्पीटर इस कथन का समर्थन करते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना, समर्थन कौन करते हैं? सुम्पीटर। सुम्पीटर समर्थन करते हैं। अगर ये शब्दावली आ जाए, फाइनर नहीं हो तो आप सुम्पीटर विकल्प के रूप में मार सकते हैं, लेकिन अगर फाइनर है तो पहला आंसर फाइनर ही। जैसे आपके सामने आता है कि दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य किसने कहा, या तृतीय सदन किसने कहा, गुमनाम साम्राज्य किसने कहा। अगर फाइनर है तो फाइनर ही आंसर है, लेकिन फाइनर नहीं है तो आप सुम्पीटर का विकल्प का चयन कर सकते हैं। मैकीन क्या कहते हैं? मैकीन कहते हैं दबाव समूह को अदृश्य सरकार। ये आईएएस में भी क्वेश्चन आया था 2000 में कि किसने दबाव समूह को अदृश्य सरकार कहा है, तो मैकीन ने कहा है। सैलिन क्या कहते हैं? अनौपचारिक सरकार कहते हैं। सैलिन क्या कहते हैं? दबाव समूह को अनौपचारिक सरकार कहते हैं। राडी गैर सरकारी संचार सूत्र कहते हैं दबाव समूह को। हैरी किस्टिन जो है ये कहते हैं राजनीति और गैर राजनीति के मध्यस्थलीय प्रक्रिया है। एलन पोटर जो है वो संगठित समूह कहते हैं। एलन बाल प्रभावक समूह कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी शब्दावली आ सकती है, और ये सारे कहीं ना कहीं एग्जामों में, नेट में या पीजीटी टीजीटी में सब सवाल पूछे हुए हैं मित्रों। तो इस सारणी को आपको कंठस्थ करना है। तो मित्रों एक बार आपने कंठस्थ कर लिया तो आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पीपीटी आप देख लें, पीपीटी या एक्स्ट्रा भी आपको सामने खुल जाती है, उसको देखते रहें, फिर नोट करते रहें बार बार, और इस क्वेश्चन को, इस पूरी सारणी को आप बनाकर अपने दीवार पर या थर्मोकोल पर चिपका कर भी इन्हें याद कर सकते हैं, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन तथ्यात्मक आए तो आपसे बाहर ना जाए। तो फाइनर क्या कहते हैं दबाव समूह को? अज्ञात साम्राज्य, गुमनाम साम्राज्य, तृतीय सदन। मैकीन अदृश्य सरकार कहते हैं। सैलिन अनौपचारिक सरकार कहते हैं। राडी गैर सरकारी संचार सूत्र कहते हैं। हैरी किस्टिन राजनीति और गैर राजनीति के मध्यस्थलीय प्रक्रिया कहते हैं। एलन पोटर दबाव समूह को संगठित समूह कहते हैं। एलन बाल जो हैं वो प्रभावक समूह कहते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों ये सारणी आपको याद रहनी चाहिए, तभी आपके बढ़िया से क्वेश्चन हो पाएंगे और आपका सवाल ठीक हो पाएंगे। और इसमें से क्वेश्चन अनेकों बार पूछे भी गए हैं। हैरी किस्टिन भी आया है, राडी भी आया है, सैलिन भी आया है, मैकिन भी आया है, फाइनर भी आया है। ये सारे जो मैंने टिक मार्क किए हैं सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो। लेकिन मित्रों ऐसे 4 भी इकट्ठे देकर मिलाने पूछ सकता है, निम्न में से सुमेलित नहीं है तो भी ध्यान रखना है, निम्न में से सुमेलित में नहीं है तो भी। तो जैसे सिंपल आ गया कि निम्न में सुमेलित नहीं है, अब आपसे पूछ लिया ए गुमनाम साम्राज्य, तो इसमें क्या है कि बेसिकली 3 तो पहले वाले से ही, गुमनाम साम्राज्य फाइनर कहते हैं, दृश्य सरकार मैकिन कहते हैं, गैर सरकारी संचारी सूत्र रॉबर्ट ने कहा है, राडी ने कहा है, तृतीय सदन तो फाइनर ही कहते हैं, एलन बाल नहीं कहते। तो इसमें यह आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों आपको बहुत सारे क्वेश्चन बना बना के देखने, अभ्यास करना है। तथ्यात्मक जरूर है लेकिन इतना बाधाकारी नहीं है, और ये बहुत ही सरल प्रकृति का क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। अब आगे जो मित्रों है हम और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सिद्धांत है दबाव समूह से संबंधित, तो पहला जो सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत है। तो बहुलवादी सिद्धांत को पहले मैं सिंपली आपको बताने की कोशिश करता हूं। दबाव समूह का बहुलवादी सिद्धांत, दबाव समूह का जो बहुलवादी सिद्धांत है ये बेसिकली दबाव समूह
की बहुलता पर ज़्यादा बल देता है। कहते हैं कि व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए लोकतंत्र में समूहों का निर्माण करते हैं और ये समूह ही आपस में सौदेबाजी कर समस्त निर्णय लेते हैं। राज्य का काम तो बस इनके समझौतों को क्रियान्वित करना है। ऐसी पहली चर्चा आर्थर बेंटले ने की थी। आर्थर बेंटले एक किताब भी लिखते हैं 1908 में, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये 1908 में किताब लिखते हैं। इस किताब में बेसिकली वो लिखते भी हैं कि बेसिकली कहते हैं कि दबाव समूह जो रहते हैं वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, आपस में सौदेबाजी करके ही समस्त निर्णय लेते हैं, लेकिन वह दबाव समूह की गतिविधियों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आर्थर बेंटले वो कहते हैं कि दबाव समूह की गतिविधियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो बेसिकली ये भी ध्यान रखना, दबाव समूह को गतिविधि के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन हैं? आर्थर बेंटले हैं। तो आर्थर बेंटले का कहना है कि व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति समूह के माध्यम से करते हैं और ये समूह ही आपस में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेकर प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक निर्णय लेते हैं और राज्य का काम तो इन निर्णयों को क्रियान्वित करना रहता है। और कहते हैं कि वास्तव में दबाव समूह के संगठन से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी गतिविधियां हैं। गतिविधि क्या करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वो दबावों के संतुलन को पुरानी आदत कहते हैं। दबावों के संतुलन की भी चर्चा करते हैं। कहते हैं दबाव समूह ही एक दूसरे को संतुलित भी करते हैं। तो बेसिकली ये पुरानी आदत क्या है, जैसे सिंपल मान लीजिए कोई दबाव समूह ज्यादा प्रभावी हो जाता है तो दो छोटे दबाव समूह मिलकर उसको शक्ति को संतुलित कर देते हैं। तो दबाव समूह का संतुलन कहीं ना कहीं बने के रहने की बात भी करते हैं और उसे क्या नाम देते हैं? दबावों के संतुलन को पुरानी आदत नाम देते हैं। पुरानी आदत नाम देते हैं। तो मित्रों ये बातें आपको थोड़ा सा पता रहनी चाहिए। उसके बाद जो है अगले थिंकर हैं जो बेसिकली दबाव समूह के बहुलवादी सिद्धांत जुड़े हुए हैं, वो है डेविड ट्रूमैन। डेविड ट्रूमैन भी व्यापक अध्ययन करते हैं। उन्होंने 1951 में किताब लिखी थी द गवर्नमेंट प्रोसेस। इनकी आर्थर बेंटले की किताब तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट थी, उनकी किताब थी द गवर्नमेंट प्रोसेस। उसमें वो भी कहते हैं कि दबाव समूह ही आपस में समझौता करके विभिन्न निर्णय लेते हैं और अगर हमें वास्तव में राजनीति को समझना है तो हमें दबाव समूह की गतिविधियों को समझना भी आवश्यक है। तो आर्थर बेंटले दबावों के जो संतुलन है इसको खेल के नियम की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं नियम की संज्ञा? खेल के नियम की संज्ञा। फिर उससे भी अधिक बड़ा विश्लेषण करते हैं रॉबर्ट डहेल। रॉबर्ट डहेल ने अनेक किताबों की रचना की थी। ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, वो गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी। उसमें बेसिकली अमेरिका के यूएन शहर का अध्ययन करते हैं। तो मैं रॉबर्ट डहेल के बारे में आपको बता भी देता हूँ। रॉबर्ट डहेल कहते हैं कि वास्तव में व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति समूह के माध्यम से, किसके माध्यम से करता है? समूह के माध्यम से करता है। और ये समूह जो होते हैं वो अनेक होते हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अनेक प्रकार के समूह रहते हैं। ये समूह ही आपस में सौदेबाजी कर समस्त निर्णय लेते हैं। अर्थात ये समूह ही सत्ता के केंद्र होते हैं। और चूंकि दबाव समूह अनेक होते हैं इसका मतलब सत्ता के केंद्र भी क्या होते हैं? अनेक होते हैं। अब चूंकि सत्ता के अनेक केंद्र होते हैं इसलिए रॉबर्ट डहेल इसको बहुल तंत्र की संज्ञा देता है। जहां दबाव समूह का अधिक प्रभाव रहता है उसको कहता है पोलियार्की। क्या नाम देता है? पोलियार्की। लेकिन साथ में रॉबर्ट डहेल ये भी कह देते हैं लेकिन अब इन समूहों पर एक अभिजन वर्ग का प्रभाव भी उत्पन्न हो गया है, इसलिए अनेक बार ये अभिजन ही निर्णय लेने लगे हैं। तो इस प्रकार से रॉबर्ट डहेल ने पोलियार्की की अवधारणा दी, बहुल तंत्र की अवधारणा दी। बहुल तंत्र का सीधा सा मतलब है कि दबाव समूह चूंकि सत्ता के केंद्र हैं इसलिए बेसिकली जहां दबाव समूह का प्रभाव है तो वहां पर सत्ता के अनेक केंद्र होंगे, अर्थात बहुल तंत्र पाया जाएगा। अब इन रॉबर्ट डहेल ने अनेक किताबों की रचना की थी। एक कौन कौन सी
किताबों पुस्तकों की रचना की थी वो भी आपको ध्यान रहनी चाहिए मित्रों। उनकी पुस्तकें जो प्रमुख हैं, एक तो है प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। कौन सी पुस्तक है? ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। ये 1956 की पुस्तक है। ये प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956 की पुस्तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक किताब इन्होंने लिखी थी, हु गवर्न्स, हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी। उन्नीस सौ इकसठ। फिर इन्होंने एक किताब लिखी थी पोलियार्की। कौन सी किताब लिखी थी? पोलियार्की। तो ये 3 पुस्तकों की उन्होंने रचना की। किन्होंने की थी? रॉबर्ट डेल ने। अब इस किताब में उन्होंने अमेरिका के यूएन शहर का अध्ययन किया था। यूएन शहर का अध्ययन किया था और बताया था कि किस प्रकार से यूएन शहर में ये दबाव समूह अधिक प्रभावी रूप से कार्य करते हैं और शासन का संचालन करते हैं, कहीं ना कहीं सत्ता के केंद्र बने हुए हैं। ये सारी बातें रॉबर्ट डेल ने अपने सिद्धांत में कही थी। तो बेसिकली ये ध्यान में रखना है। अब हम तीसरी किताब की भी चर्चा कर देते हैं। ये 61 की किताब है, 56 की किताब है। तीसरी किताब थी जो पोलियार्की, पार्टिसिपेशन। पोलियार्की, पोलियार्की कौन सी किताब है? पोलियार्की। पोलियार्की का मतलब क्या होता है? बहुल तंत्र। क्या होता है? बहुल तंत्र। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है, पोलियार्की। अब आगे है पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। ये 1971 की है। तो ये मित्रों 3 किताबें हैं, 3 किताबें ध्यान रखनी हैं। रॉबर्ट डेल की अगर आपको ध्यान रहती हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली पहली किताब कौन सी है? ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो कब लिखी गई? 56 में लिखी गई। कब लिखी गई? 56 में, 1956 की है। दूसरी किताब है वो गवर्नेंस, ठीक है ना, डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी। इसमें यूएन शहर का अमेरिका का अध्ययन करते हैं। ये 1961 में लिखी गई। तीसरी किताब है पोलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशन। पोलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशन, ये 1971 की है। कब की है? 1971 की है। तो ये 3 किताबें भी आप रॉबर्ट डेल की ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान, जो ओरेन यंग जैसे विद्वान है, बहुत सारे विद्वान बहुल तंत्र से जुड़े हुए हैं। और फोरियर जैसे विद्वान तो नौकरशाही का बहुलवादी सिद्धांत देने की कोशिश करते हैं। तो फोरियर का भी नाम ध्यान सकते हैं कि फोरियर जैसे जो विद्वान हैं, ये नौकरशाही के संदर्भ में बहुलवादी सिद्धांत देते हैं। ये नौकरशाही के बहुलवादी की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से देखा जाए तो बहुलवादी सिद्धांत की मैकेंजी ने भी चर्चा की है। मैकेंजी का भी नाम ले सकते हैं। तो मैकेंजी भी लघु समूहों की अवधारणा देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे अवधारणाएं जो है दबाव समूह से संबंधित विद्वान हैं। इनका हम गहन विश्लेषण हमने लोकतंत्र वाले समूह सिद्धांत में भी किया है। अब वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम थ्योरी से संबंधित जो लोकतंत्र वाली वीडियो है सिंपल, उसमें भी 25 नंबर की जो वीडियो है उसमें भी व्यापक चर्चा इसकी की गई है। तो आप वहां पर भी जाके गहन अध्ययन इस सिद्धांत का कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, अब पीपीटी के माध्यम से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि बहुलवादी या नव व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या है। इसमें कौन कौन विद्वान जुड़े हुए हैं? आर्थर बेंटले, डेविड ट्रूमैन, रॉबर्ट डेल, मैकेंजी और फोरियर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे विद्वान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आर्थर बेंटले की। इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ए स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर। तो प्रेशर्स, तो ये 1908 में लिखी थी। इसमें समूहों के अध्ययन करते हुए इन्होंने क्या कहा था कि राजनीतिक प्रक्रिया की मूलभूत समझ के लिए दबाव समूह का अध्ययन आवश्यक है। क्या कहा था? राजनीतिक प्रक्रिया की मूलभूत समझ के लिए कि दबाव समूह का अध्ययन आवश्यक है। ये दबाव समूह को गतिविधि के रूप में परिभाषित करते हैं। ये क्वेश्चन नेट में आ भी चुका है। और दबावों के संतुलन को पुरानी आदत कहते हैं।
ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार से आपको ये जितनी भी बातें हैं आपको ध्यान रखना है कि आर्थर बेंटले की पुस्तक का नाम द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ए स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर है पूरा नाम। सिंपल द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट भी ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या कहते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया की मूलभूत समझ के लिए दबाव समूह का अध्ययन आवश्यक है। फिर ये समूह को गतिविधि के रूप में परिभाषित करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया कि समूह को गतिविधि के रूप में किसने परिभाषित किया है। फिर जो दबाव समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं, मान लीजिए कोई एक दबाव समूह प्रभावी हो जाता है तो दो जुड़कर उसको फिर क्या करते हैं, उसकी शक्ति को संतुलित कर देते हैं। इससे क्या है, दबाव संतुलन क्या नाम देते हैं, पुरानी आदत। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो डेविड ट्रूमैन है, डेविड ट्रूमैन भी किताब लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं डेविड ट्रूमैन, द गवर्नमेंट प्रोसेस किताब लिखते हैं। उसमें वो भी कहते हैं कि हमें जो राजनीतिक जो है बेसिकली दबाव समूह है, समूह किस प्रकार से प्रभावित करते हैं राजनीति को, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं मित्रों। समूह का अध्ययन करने वाले विद्वानों में डेविड ट्रूमैन का नाम भी आता है। ये दबाव के संतुलन को खेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, दबाव के समूह को खेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, खेल का नियम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी कहते हैं कि हमें राजनीति की समझ को समझने के लिए कि दबाव समूह का अध्ययन आवश्यक है, कि दबाव समूह किस प्रकार से आपस में सौदेबाजी कर समस्त निर्णय लेते हैं, एक दूसरे की शक्ति को खेल के नियम के अनुसार यूज करते हैं, निष्पक्षता के साथ कहीं ना कहीं प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर रॉबर्ट डहल हैं। रॉबर्ट डहल ने बेसिकली इसे बहुल तंत्र का नाम दिया, जहां पर दबाव समूह का अधिक प्रभाव रहता है। तो कहते हैं व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति समूह के माध्यम से करता है। ये समूह ही आपस में सौदेबाजी करके समस्त निर्णय लेते हैं और इनका जो निर्णय रहता है दबाव समूह का वो प्रभावी रहता है। सर राज्य की भूमिका सीमित रहती है, राज्य के कार्य इन समूहों के निर्णय को क्रियान्वित करना ही रहता है। तो इस प्रकार चूंकि ये समूह सत्ता के केंद्र होते हैं, इसलिए रॉबर्ट डहल ने इस प्रकार के शासन को बहुल तंत्र की संज्ञा देता है, जहां पर दबाव समूह का प्रभाव रहता है। फिर रॉबर्ट डहल के शब्दों में सभी सक्रिय वैधानिक समूह नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो नीति निर्माण क्या होगा ये सब दबाव समूह तय करते हैं। फिर मैंने आपको रॉबर्ट डहल की 3 किताबें भी बताई थी मित्रों, ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ कि बेसिकली रॉबर्ट डहल की किताबें कौन कौन सी हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये 56 की किताब है। फिर दूसरी किताब जो थी वो गवर्नेंस वाली किताब थी 1961 की, वो गवर्नेंस बेसिकली डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी। अमेरिकन सिटी, इसमें अमेरिका के यूएन शहर का अध्ययन करते हैं, 1961 की है। इसमें किसका अध्ययन करते हैं, अमेरिका के यूएन शहर का, उसमें बताते हैं किस प्रकार से वहाँ दबाव समूह प्रभावी हैं। तीसरी किताब इनकी पोलियार्की वाली किताब थी, पोलियार्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, जो बेसिकली क्या 71 की है। कौन सी किताब है, पोलियार्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। ये 1971 की है। तो ये आपको पूरी बातें ध्यान में रखनी है मित्रों। साथ में रॉबर्ट डहल लास्ट में ये भी बता देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन दबाव समूहों में एक नकारात्मक तत्व भी दिखाई दे रहा है, जो क्या है कि बेसिकली यहाँ पर कि किसका प्रभाव बढ़ रहा है, अभिजन वर्ग का प्रभाव बढ़ रहा है। इसके अलावा ग्राम वालस है, नॉर्मल एंजिल है, नेल्सन पाल्सबाई है, ये भी दबाव समूह का अध्ययन करते हैं। और भी विद्वान आपको जानने हैं तो और विद्वानों का नाम भी मैं बता देता हूँ। मैकेंजी का नाम भी है, मैकेंजी दबाव समूह के अध्ययन को लघु समूहों का अध्ययन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ओरेन यंग है, तो ओरेन यंग भी इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। इसके अलावा और नाम ध्यान रखना है तो फोरियर हैं,
नौकरशाही के संदर्भ में दबाव समूह का अध्ययन करते हैं तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे अनेकों विद्वान जुड़े हुए हैं। तो फिर मैंने कहा आपको लोकतंत्र से संबंधित जो अध्ययन था दबाव समूह का, हमने वहाँ पर काफ़ी गहन चर्चा की है इस सिद्धांत के बारे में, क्योंकि इसका संबंध लोकतंत्र से ज़्यादा है। इसलिए लोकतंत्र वाली वीडियो में हमने इस सिद्धांत पर व्यापक प्रकाश डाला है, तो आप वहाँ पर भी जाके इसको ढंग से देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इतना आपने अध्ययन किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि बेसिकली एक नया सिद्धांत और आया है, नव बहुलवादी सिद्धांत, जिसे बेसिकली चार्ल्स लिंडब्लॉम और रॉबर्ट डेल देते हैं। चार्ल्स लिंडब्लॉम की जो मेन पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स एंड मार्केट द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम 1977। कौन सी किताब है चार्ल्स लिंडब्लॉम की? पॉलिटिक्स एंड मार्केट द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम 1977। कौन सी किताब है? पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम 1977, यानी कि जो है 23/2000, तो ये आप कह सकते हैं। ये दूसरा रॉबर्ट डेल भी से जुड़े हुए हैं, उनकी किताब ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी है। फिर वो गवर्नेंस डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी है। तीसरी किताब मैंने पुलार की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन भी बताया 1971 की। वो तीनों किताब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये दोनों विद्वान नव बहुलवादी सिद्धांत देते हैं। नव बहुलवादी सिद्धांत क्या है? इनका कहना है कि जो आर्थिक समूह हैं वो अन्य दबाव समूहों की तुलना में अधिक प्रभावी रहते हैं, यानी कि व्यापारिक वाणिज्य जो आर्थिक समूह हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमको अधिक अध्ययन करना चाहिए। इसी को नाम दिया गया नव बहुलवाद। उसमें तो सभी प्रकार के सामान्य जो बहुलवादी सिद्धांत है उसमें तो सभी प्रकार के समूहों का अध्ययन किया गया, लेकिन नव बहुलवादी थे जो वो बेसिकली चार्ल्स लिंडब्लॉम जैसे विद्वान और साथ में रॉबर्ट डेल भी बाद में इससे जुड़ गए। तो इनका कहना है कि हमें केवल आर्थिक व्यापारिक दबाव समूह का अधिक अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इनकी आज अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वास्तव में जैसे जैसे लोकतंत्र में आर्थिक प्रभाव बढ़ने लगा तो इस प्रकार का अध्ययन भी हमारे सामने आया। तो ये क्या कहते हैं, हमें आर्थिक दबाव समूहों का, व्यापारिक समूहों का, वाणिज्यिक समूहों का अधिक अध्ययन करना चाहिए। इससे जुड़े विद्वान हैं चार्ल्स लिंडब्लॉम और रॉबर्ट डेल। चार्ल्स लिंडब्लॉम की जो पुस्तक है वो भी आपको ध्यान रखनी है, पॉलिटिक्स एंड मार्केट द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम 1977 की है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो मित्रों, इसके बाद हमें अब अध्ययन करना है, दबाव समूहों का वर्गीकरण करना है, उनके आधार बताने हैं और साथ में भारतीय दबाव, भारत में भी दबाव समूहों की क्या क्या स्थिति है उसके बारे में भी देखना है। तो उनकी प्रकृति का भी अध्ययन करना है कि सिंपल है कि भारत में दबाव समूह किस प्रकार के हैं और किस प्रकार के नहीं है। तो आपको ये सारी बातें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ मित्रों मैं इस वीडियो से तो विदाई चाहता हूँ। नेक्स्ट हम मिलेंगे दबाव समूहों के अध्ययन को लेकर। इसी के साथ मैं यहाँ से विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।